दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का कलेक्शन किया हूँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आगामी जो आने वाली आपकी सीटेट दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और भी जो एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट है, एनटीपीसी है, सक्षमता परीक्षा है, इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, विगत परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। कहने का मतलब ये है, इसमें से ऐसा कौन सा पेड़ है जो कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। नीम है कि देवदार है कि चीड़ है कि ओक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि जो है ऐसा कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीम। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नीम का जो पेड़ होता है बहुत ही लाभदायक होता है। इसके पेड़ की छाल से, इसकी पत्तियों से जो है बहुत प्रकार की औषधि जो है बनाई जाती हैं। इसलिए नीम का पेड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। पहला है वरुण, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि, चौथा है शुक्र। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, एक फेमस नाम है शनि भगवान का, वो है ग्रह शनि। शनि ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसी का उपग्रह है एक टाइटन, जो प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत जो है मंगल और बृहस्पति आते हैं। कौन कौन से? मंगल और बृहस्पति। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। मंगल और बृहस्पति क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं। याद रखिएगा, कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान दीजिए गुरु जी, कोई भी उपग्रह नहीं है। वो याद रखिएगा, बुध और शुक्र। इसलिए टाइटन जो ग्रह है शनि का, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा है गन्ना, तीसरा है जैट्रोफा, चौथा है कपास। तो बायोडीजल की फसल कौन सी है, इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जैट्रोफा हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को।
ज़ैटरोफा को जो है बायोडीजल की फसल के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा है 1986, तीसरा है 1992 और चौथा है 1996। तो दोस्तों बताइएगा कि पर्यावरण से जो संरक्षण अधिनियम है वो आया था 1986 को। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। 1986 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। पहला ऑप्शन है हिमनादों में वृद्धि, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और चौथा है वनों में वृद्धि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, भूमंडलीय तापन का कारण जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में ही वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन का कारण बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। देखिए ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए देखते चलिए और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। देखिए बताइएगा ऐसी कौन सी मृदा है जिसका लावा द्वारा निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा काली मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कपास की खेती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कपास की खेती, कपास की खेती के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, दूसरा है वायु प्रदूषण से, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण से और चौथा है जल प्रदूषण से। देखिए आप लोग याद रखिएगा, अगर आप परीक्षा में भूल गए हैं कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित होना चाहिए, चारों ऑप्शन आपको सामने समझ रखे गए हैं, तो एक बात आप लोग याद रखिए गांठ बांध के, जो मफलर होता है, मफलर वो कानों में बांधा जाता है। किसमें? कानों में। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे कानों से संबंधित है। देखिए कान का संबंध मिट्टी से नहीं हो सकता, बिल्कुल हटाइए। कान का संबंध वायु से नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। और जल से भी नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। तो कान के द्वारा हम ध्वनि को सुनते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। मफलर कानों के लिए उपयोगी होता है और कान हमारे ध्वनि के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। अगले क्वेश्चनवा पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी आपसे जुड़े हैं, दोस्त यार साथी फ्रेंड, उन सब तक चैनल के बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा
चैनल छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन धमाका बड़ा करेगा, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, दूसरा है जल का वेग, तीसरा जल की प्रचुरता और चौथा है जल का तापमान। देखिए, चूंकि क्वेश्चन गंगा से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने सब कुछ गंगा मैया में जो है किसके लिए प्रयास किया है, गंगा एक्शन प्लान के लिए। जल का तापमान से कोई मतलब नहीं है, प्रचुरता से भी कोई मतलब नहीं है, वेग से भी कोई मतलब नहीं है, केवल जल की गुणवत्ता को अच्छा बनाए रखने के लिए, जल में कोई भी प्रदूषण ना हो, इस प्लान को देखते हुए, इस प्लान को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान लाया, जिससे जल की गुणवत्ता, जल का शुद्धिकरण के बारे में जो है उसका मेन उद्देश्य था। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पहला है जूल में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है न्यूटन और चौथा है नैनो इकाई। चारों ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग। देखिए, नैनो इकाई होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक नैनोमीटर में कितने मीटर? एक नैनो में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। और ध्वनि का मापन किस में हो जाएगा? डेसिबल में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 16 सितंबर को, दूसरा है 7 दिसंबर को, तीसरा है 30 मार्च को और चौथा है 22 अप्रैल को। देखिए, वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। हवाई जहाज पूछे किस मंडल में उड़ते हैं तो समताप मंडल में उड़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन अवशोषित कर लेती है, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी? तो आप लोग याद रखिएगा, ओजोन जो परत है वो समताप मंडल में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? समताप मंडल में पाई जाएगी। याद रखिएगा आप लोग, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाएगी। अगर पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाते हैं तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो झंडा दिवस। 7 दिसंबर को होता है झंडा दिवस। अगर कहा जाए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित किस गैस के कारण
भोपाल गैस त्रासदी हुई। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड NO और चौथा है मेथिल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सी गैस सन 1984 में एक गैस रिसाव हुआ था। 1983-84 में गैस रिसाव हुआ था जो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश में जो है भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका चौथा, मेथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव से जो है बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? पहला है हाथी, दूसरा है सांप, तीसरा है गैंडा, चौथा है शेर। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये पूछा जाए कहाँ है तो आप लोग गुजरात में याद रखिएगा। गुजरात राज्य में जो है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है। किसके जीव संरक्षण करता है? तो शेर। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है अपघटनकर्ता। देखिए, प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाएंगे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जितने भी शाकाहारी आएंगे वो सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे और द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी आते हैं। तो शाकाहारी जो आएंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, यही खाद्य श्रृंखला की चयन होती है। और मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सीटेट 2011 में सवाल पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है। पहला ऑप्शन A.K. बनर्जी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है अमृता देवी बिश्नोई और चौथा है मेधा पाटकर। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? उत्तराखंड राज्य के सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की जो घटना है कहाँ हुई थी तो उत्तराखंड राज्य में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? UPTET उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में सवाल पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, फिर पुनः पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी कि कौन सा है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पहला ऑप्शन है कागज, दूसरा कपड़ा, तीसरा धातु और चौथा है प्लास्टिक। तो दोस्तों बताइएगा, जो है पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है, इसका ऑप्शन नंबर जो चौथा है बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक। प्लास्टिक प्रदूषण के लिए बहुत ही घातक है, पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, इसलिए पर्यावरण विरोधी या ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कारक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा
सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। पहला है स्कर्वी, दूसरा है रेबीज, तीसरा है रिकेट्स और चौथा है रतौंधी। देखिए कौन सा रोग जो है किससे संबंधित है। देखिए स्कर्वी जो रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ध्यान दीजिएगा गुरु जी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, सॉरी विटामिन ए नहीं, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए। और विटामिन बी की कमी से बेबी, सी से होता है स्कर्वी और डी से होता है रिकेट्स या सूखा रोग। इसे हम लोग बोलते हैं सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। बट जो रेबीज होता है ये कुत्ते के काटने से होता है, यही सबसे अलग बैठ रहा है। तो बाकी सब विटामिन की कमी से होते हैं, वो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। बट जो रेबीज होता है वो कुत्ते के काटने से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन ए। अगर कहा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, WBC। मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। कौन कौन से हो जाएंगे, WBC, बी और सी। जो बचे वो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। कीड़ा याद रखिएगा, कीड़ा ADK, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। किसी न किसी परीक्षा में देखने को बार बार सवाल पूछे जाने वाले हैं, इनसे परीक्षा बच ही नहीं सकती। आप ये ध्यान लीजिएगा, ये आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप दिल और दिमाग में इनको लेकर चलिएगा, आपसे हर परीक्षाओं में मुलाकात करेंगे। तो कौन सा विटामिन हो जाए कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से अगर रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा विटामिन की खोज जो है फंक जी ने की थी। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो याद रखिएगा मनुष्य के जो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन से कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। पहला होता है, ये होता है बायां अलिंद, बायां अलिंद। ये होता है बायां निलय, बायां निलय। इधर दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद और इधर दाहिना निलय। तो 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए
1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 जो है प्रति मिनट होता है। 72 कंपन होते हैं 1 मिनट में। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? पहला है 21 मार्च, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 22 दिसंबर, चौथा है 23 सितंबर। अगर कहा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो 21 जून याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। ऐसी कौन सी 2 डेट हैं जिस दिन दिन और रात आपस में बराबर होते हैं? कहने का मतलब है दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे की होगी। वो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखिएगा 21 मार्च व 23 सितंबर। काफ़ी बार एग्जामिनर यहाँ भी सवाल डाल देता है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग सेट करते जाइए माइंड में। कब कौन सा लड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, ये कंपटीशन है, इसलिए सबको लेकर चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल ये सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है असम, चौथा है उत्तर प्रदेश। अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है तो कथक याद रखिएगा, कथक। बिहू कहाँ की है? बिहू असम की, याद रखिएगा। तमिलनाडु की क्या है जाए हो जाएगा मोहिनीअट्टम। कहाँ की है? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल की हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। पोंगल कहाँ का नृत्य हो जाएगा? पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। रावड़ी कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, देखते चलिएगा। तो बिहू कहाँ से हो जाएगा? असम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो इम्पॉर्टेंट थे, समाप्त होते हैं। दोस्तों प्रयास कैसा लगा? छोटा सा। ऐसे ही प्रयास को देखने के लिए मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त। लगे रहिएगा, जोश और उमंग के साथ तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। फिर अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।